बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे, अगर मुसीबत आए तो या खुदा मदद कर दे या मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला के घर के ठीक बगल में एक अजीब पड़ोसी आकर बस गया। नाम था रहीम। रहीम के साथ एक अजीब समस्या थी। वो हर छोटी बात पर लड़ाई कर लेता था। पहली लड़ाई तब हुई जब रहीम ने अपनी बकरी को बांध दिया, ठीक मुल्ला के बगीचे में। मुल्ला ने प्यार से समझाया, भाई रहीम, देखो, मेरी फसल खराब हो जाएगी, बकरी को कहीं और बांधो। रहीम ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, ये जगह मेरी भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। मुल्ला मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन रहीम ने अपना गधा भी उसी जगह बांध दिया। गधा बगीचे की आधी सब्जियां चट कर गया। गांव वाले तमाशा देखने जुट गए। सब सोच रहे थे, अब तो मुल्ला गुस्से से फट पड़ेंगे। लेकिन नहीं, मुल्ला ने न गुस्सा किया न लड़ाई। बस बगीचे में जाकर एक लकड़ी गाड़ दी और उस पर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, बकरियों और गधों के स्वागत हेतु बगीचा खुला है, लेकिन खाने के बाद मालिक पर जुर्माना लगेगा। रहीम ने यह देखा और हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन जुर्माना वसूलता है। 3 दिन बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के पंचों को बुला लिया। देखो भाई, मुल्ला बोले, मेरी फसल तो बर्बाद हो रही है, लेकिन मैंने कानून बना दिया है, अगर कोई जानवर खाता है तो उसके मालिक पर जुर्माना लगेगा। क्या आप सब गवाह बनेंगे? गांव के बुजुर्ग बोले, बिल्कुल मुल्ला साहब, आप तो हमेशा न्याय करते हो, हम गवाही देंगे। अब रहीम फंस गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पंचों के सामने डंका पीटा, मैं तो कुछ नहीं जानता, जानवर खुद ही गए होंगे। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अगला दाव फेंका। एक दिन मुल्ला ने अपनी बकरी रहीम के आंगन में छोड़ दी। बकरी ने रहीम के आम के पौधों को खा लिया। रहीम दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया और चिल्लाया, तेरी बकरी ने मेरा बगीचा तबाह कर दिया। मुल्ला बड़े आराम से बोले, तो भाई, तुम तो खुद कहते थे कि जानवर खुद ही कहीं भी चले जाते हैं। रहीम का चेहरा देखने लायक था, लेकिन रहीम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई कि मुल्ला जानबूझकर उसे तंग कर रहे हैं। पंचायत बैठी। मुल्ला और रहीम आमने सामने बैठे। मुखिया ने पूछा, मुल्ला, अब क्या कहोगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जो रहीम भाई ने मेरे साथ किया वही मैंने उनके साथ किया। फर्क बस इतना है कि मैं बिना गुस्से के प्यार से खेल रहा हूं। पूरा गांव हंस पड़ा, मगर रहीम को चोट लगी थी। उसने तय किया कि अब वो मुल्ला को नीचा दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हर रोज कोई नई चाल चलता। कभी मुल्ला के घर के सामने कचरा फेंकता, कभी उनके बगीचे में कीचड़ डालता। मुल्ला चुपचाप हर चाल को देख रहे थे, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। गांव वाले हैरान थे, मुल्ला कब पलटवार करेंगे? लेकिन मुल्ला जानते थे, बुद्धि से खेला गया दाव तलवार से बड़ी जीत दिलाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। जब रहीम की हरकतें हद से बढ़ी, तब मुल्ला ने चलाया ऐसा दिमागी वार कि रहीम खुद ही हार मान गया। क्या थी मुल्ला की असली चाल? कैसे बिना लड़ाई के उन्होंने जीत हासिल की? पिछली बार आपने देखा कैसे रहीम मुल्ला नसीरुद्दीन से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुल्ला हर बार मुस्कुराकर हर वार झेलते रहे। लेकिन अब रहीम ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो मुल्ला को नीचा दिखाएगा। रोज कोई नई चाल, कभी दीवार पर कीचड़ फेंकना, कभी घर के दरवाजे पर गंदगी फेंकना, तो कभी मुल्ला के कुएं में पत्थर डालना। गांव वाले दबी आवाज में बातें करने लगे थे, मुल्ला भी आखिर इंसान है, कब तक सहेंगे? लेकिन मुल्ला हर दिन वही मुस्कान लिए गांव में घूमते रहते। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति हकीम चाचा मुल्ला के पास आया और बोला, बेटा नसीरुद्दीन, कब तक सहोगे? एक दिन रहा नहीं जाएगा, इंसाफ चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। मुल्ला मुस्कुराए,
धीरे से बोले, हकीम चाचा, असली लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। थोड़ा और सब्र करना होगा। हकीम चाचा कुछ समझे, कुछ नहीं, सिर हिलाते हुए चले गए। अगली सुबह मुल्ला ने गांव में एक ऐलान करवाया, इस शुक्रवार मेरे घर के सामने विशेष भोज होगा। हर गांव वाले का स्वागत है। खाने के बाद एक अनोखी घोषणा भी होगी। गांव में हलचल मच गई। अरे, भोज? किस खुशी में? कहीं मुल्ला कोई नई चाल तो नहीं चल रहे? रहीम भी चौंका। जरूर कुछ गड़बड़ है, पर उसने सोचा, चलो देखते हैं किस खुशी में इतना दावत उड़ाया जा रहा है। शुक्रवार आया। मुल्ला के घर के सामने एक बड़ा तंबू लगा था। बड़े बड़े बर्तन में खीर पक रही थी, पूरियां तली जा रही थी। खुशबू से माहौल महक रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। रहीम भी आया, सबसे आगे बैठकर, हाथ बांधे, मुस्कुराता हुआ। भोज शुरू हुआ। सबने जी भर के खाया। खीर, पूड़ी, हलवा, शरबत। मुल्ला सबको अपने हाथों से परोस रहे थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। भोज के बाद मुल्ला खड़े हुए और बोले, भाइयों और बहनों, आज मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। गांव वाले कान खोलकर सुनने लगे। मुल्ला बोले, आज से मैं अपना ये बगीचा, अपना कुआं और अपना छोटा घर बेचने वाला हूं। गांव में सनसनी फैल गई। बेच रहे हो? क्यों? किसे बेचोगे? मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, मैं इस जायदाद को उस इंसान को बेचूंगा जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा, पर एक शर्त के साथ। शर्त क्या है? रहीम चिल्लाया। मुल्ला बोले, जो भी खरीदेगा उसे रहीम भाई को भी उसी जमीन का हिस्सा मुफ्त में देना होगा, ताकि रहीम अपनी बकरी, गधा और अपने सारे काम वही कर सके। गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। सब जान गए थे कि रहीम की हरकतों से मुल्ला परेशान थे। रहीम का चेहरा लाल हो गया। मुफ्त में रहने दूं? मेरे साथ ऐसा अन्याय? अब रहीम को दो रास्ते थे, या तो खुद जमीन खरीदकर पूरी जगह अपने नाम कर ले, या फिर गांव वालों के सामने हमेशा एक मुफ्तखोर की तरह रहना पड़े। रहीम बेचैन हो गया। उसने मुल्ला से कहा, ठीक है, मैं खरीदता हूं, जितनी कीमत मांगो दूंगा। मुल्ला बोले, ठीक है, दोगुनी कीमत दो, लेकिन शर्त माननी होगी। रहीम गुस्से में आग बबूला था, फिर भी मजबूरी में मान गया। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली और जमीन, घर और कुएं की कीमत अदा कर दी। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, मुल्ला ने गांव वालों के सामने ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन रहीम भाई की हो गई। पर मैं एक छोटी सी बात भूल गया था बताना। सब चौंके। रहीम चौंका। क्या बात? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने इस जमीन के बीचों बीच एक छोटी सी जगह अपने लिए सुरक्षित रखी थी, जहां मैं हर शुक्रवार आकर अलाव जलाऊंगा, शोर करूंगा और बकरी घुमाऊंगा। गांव में ठहाका गूंज गया। रहीम चिल्लाया, ये धोखा है। मुल्ला बोले, नहीं भाई, सौदा करते समय शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। रहीम के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने खुद ही शोर मचाना बंद कर दिया, बकरी बांधना बंद कर दिया, और सबसे बढ़कर मुल्ला से कभी दुश्मनी नहीं ली। कुछ महीने बाद रहीम खुद ही मुल्ला के पास आया, सर झुकाकर बोला, माफ कर दो मुल्ला भाई, मैंने बहुत गलतियां की। आपकी बुद्धि के आगे मैं हार गया। अब मैं दोस्त बनना चाहता हूं। मुल्ला ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दुश्मनी से ज्यादा अच्छा है दोस्ती करना, रहीम भाई। इस तरह मुल्ला ने बिना हाथ उठाए, बिना गुस्सा किए, अपनी चतुराई से एक बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि सच कहा है, जहां तलवार हार जाती है, वहां अक्ल जीत जाती है। कहानी 2। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, खुशनुमा, शरारती और जरासा संकी। उसी गांव में रहते थे हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। उनकी बातें, उनकी हरकतें और उनकी मजेदार बुद्धिमत्ता इतनी मशहूर थी कि दूर दूर के गांवों से लोग
सिर्फ उन्हें सुनने आते थे। अब मुल्ला साहब का एक खास साथी था, एक गधा। जी हाँ, एक सीधा सच्चा, थोड़ा सा सुस्त और बहुत ज्यादा जिद्दी गधा। गांव में लोग अक्सर मुल्ला का मजाक उड़ाते। मुल्ला साहब, आपका गधा भी आप जैसा ही है, जिद्दी और चटपटा। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे, मुस्कुराते, दाढ़ी सहलाते और फिर कोई ऐसी बात कह देते कि सबके मुंह बंद हो जाते। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प था। गधा किसका सबसे ज्यादा करीबी है? किसी ने कहा, गधा किसान का दोस्त है। दूसरे ने बोला, गधा तो मजदूर का भाई है। तीसरा चिल्लाया, गधा किसी का नहीं होता, वो सिर्फ गधा होता है। इसी बीच किसी ने शरारत से कहा, अरे, असली सवाल तो यह है कि मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे का असली रिश्ता क्या है? भीड़ में हंसी गूंजने लगी। किसी ने भागकर मुल्ला साहब को बुला लिया। मुल्ला चौपाल पर पहुंचे। माथे पर शिकन नहीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। क्या बात है भाई, किस मुद्दे पर बहस हो रही है? मुल्ला ने पूछा। सबने एक स्वर में कहा, मुल्ला साहब, आपके गधे का सबसे नजदीकी रिश्ता किससे है? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, थोड़ा सोचा और फिर गंभीरता से बोले, मेरे गधे का सबसे गहरा रिश्ता है मेरे कुछ रिश्तेदारों से। भीड़ ठाका मारकर हंसने लगी। किसी ने पूछा, मुल्ला साहब, ये कैसे? देखो भाई, मुल्ला बोले, बचपन से मैं देखता आया हूं। मेरा गधा और मेरे कुछ रिश्तेदार, दोनों में गजब की समानता है। जैसे? भीड़ ने चहक कर पूछा। मुल्ला ने गिनती शुरू कर दी। मेरा गधा जब एक रास्ता पकड़ लेता है तो लाख कोशिश करो, उसे हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे चाचा जान। बचपन में अगर चाचा को कहो यह रास्ता ठीक नहीं है तो वे भी उसी रास्ते पर दुगनी रफ्तार से चल पड़ते। गधा और चाचा दोनों को ना सुनना पसंद नहीं। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तेजी की तो मेरा गधा अड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मेरी फूफी का लड़का रईस। परीक्षा के दिन सोते रहते, लेकिन मेले में सबसे आगे। गधे को रोटी दिखाई नहीं कि आंखों में चमक आ जाती है। और मेरे मौसा जी, अरे भाई, हलवा सूंघा दो तो वे दौड़कर शादी में भी पहुंच जाएं, चाहे बुलाया गया हो या नहीं। गधे के कान तो बड़े हैं, लेकिन जो कहो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मेरे बड़े भाईजान पूरे गांव की बातें सुनते हैं, फिर भी वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। अगर गधे को थोड़ा सा भी धक्का दो तो वो अड़ जाएगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और मेरे मामूजान, अगर मामू से कहो मौसम अच्छा है तो वे जिद पकड़ लेंगे कि नहीं, बारिश होगी। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाते हुए आगे कहा, तो भाइयों, मैंने तय कर लिया है, मेरा गधा सिर्फ गधा नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों का प्रतिरूप है। फिर एक घटना घटी। कुछ ही दिन बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे आज्ञाकारी गधे की प्रतियोगिता। गांव वालों ने सोचा कि इस बार मुल्ला का गधा जरूर जीत जाएगा। आखिर वो रोज उनके साथ बाजार जाता था, लकड़ियां ढोता था और सबके बीच उसकी बड़ी इज्जत थी। प्रतियोगिता का दिन आया। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर आए तो सबने तालियां बजाईं। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला काम था गधे को एक सीधी रेखा पर चलाना। जैसे ही मुल्ला ने गधे को धक्का दिया, गधा बीच में बैठ गया। सब लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, देखो, मुल्ला का गधा तो आंदोलन कर रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है असली रिश्तेदारी की निशानी, बिना वजह अड़ जाना। अंत में मुल्ला नसीरुद्दीन बोले, दुनिया में कई लोग होते हैं, कुछ गधे जैसे जिद्दी, कुछ गधे जैसे भोले और कुछ गधे जैसे सच्चे भी। लेकिन असली अक्लमंदी यही है कि आप समझो कौन गधा है और कौन गधे जैसा दिखता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। हंसी, मजाक और जीवन का ये मीठा पाठ सबके दिलों में बस गया।
सीख, हंसी में भी ज्ञान छुपा है। कभी कभी जिनकी हम निंदा करते हैं वही हमें धैर्य, समझ और हिम्मत सिखाते हैं, चाहे वे हमारे रिश्तेदार हो या एक गधा। कहानी 3। किसी जमाने में मुल्ला नसीरुद्दीन का हाल बेहाल था। जेब खाली थी, घर टूटा फूटा और मेहनत करने का तो सवाल ही नहीं था। आखिर मेहनत करना मुल्ला की फितरत में कहा था। एक दिन धूप में बैठे बैठे मुल्ला ने ठंडी आह भरी और आसमान की ओर देखा। बोले, हे खुदा, क्या कोई तरीका नहीं कि बिना हाथ पैर हिलाए मैं अमीर बन जाऊं? ठीक उसी समय उनके गधे ने जोर से ढैंचू मारी। मुल्ला चौंके, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने ठान लिया, अब मेहनत नहीं, सिर्फ अक्ल से खेल खेलूंगा। मुल्ला ने सोचा, सबसे पहले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना जरूरी है। लेकिन कैसे? उन्होंने एक लंबा कपड़ा लिया, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, वो भी बिना मेहनत के। फिर उसे अपने घर के बाहर टांग दिया। दिन ढलते ढलते वहां भीड़ जुटने लगी। लोग हैरान थे, कौन है जो बिना मेहनत के अमीरी का रास्ता दिखा सकता है? मुल्ला ने एक मिट्टी की डिब्बी में सादा आटा भर लिया। डिब्बी पर लिखा, जादुई चूर्ण, सफलता और धन का रहस्य। लोगों की उत्सुकता जागी। मुल्ला बोले, जो इस चूर्ण को रोज अपने सिर पर लगाकर सोएगा वो सपनों में धन पाएगा और उसकी किस्मत जाग जाएगी। भीड़ में से एक व्यापारी आगे आया और बोला, मुल्ला साहब, कितने में दोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 2 चांदी के सिक्के। व्यापारी ने तुरंत सिक्के दिए और चूर्ण ले गया। धीरे धीरे डिब्बियां बिकती चली गई। मुल्ला ने पहले ही दिन 20 चांदी के सिक्के बटोर लिए, बिना एक बूंद पसीना बहाए। मुल्ला ने अगली योजना बनाई। उन्होंने नाले का पानी भरा, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी और उसे किस्मत बदलने वाला पानी नाम दिया। उन्होंने भीड़ से कहा, इस पानी की एक बूंद भी जिसे छू ले उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन याद रखो, एक बार लेने के बाद लौटाया नहीं जाएगा। लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी किस्मत चमकाने को तैयार था। मुल्ला ने एक छोटी शीशी 5 चांदी के सिक्के में बेचना शुरू किया। एक दिन में ही 50 शीशियां बिक गई। अब मुल्ला के पास ढेरों चांदी के सिक्के थे और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। मुल्ला ने बाजार से सस्ते बीज खरीदे, बाजरा, चना, मूंग। इन्हें सुंदर रंगीन पोटलियों में बांधा और नाम दिया, भाग्य का बीज, जिसे बो दौलत उगे। फिर से भीड़ लगी। मुल्ला ने मंच से ऐलान किया, इन बीजों को जमीन में बो, हर पौधे के साथ तुम्हारे नसीब का पेड़ खड़ा होगा। भीड़ पागल हो गई। लोगों ने 10 से 10 सिक्कों में बीज खरीदने शुरू कर दिए। मुल्ला के थैले फिर से सिक्कों से भर गए। अब गांव के कुछ चतुर लोग शक करने लगे थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, मुल्ला, अगर ये बीज किस्मत उगाते हैं तो तू खुद क्यों नहीं सबसे अमीर है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे बाबा, मैं तो तुम्हें अमीर बनाने आया हूं। मेरा तो काम ही दूसरों को रास्ता दिखाना है। लोगों ने बात मान ली, क्योंकि सच पूछो तो हर कोई चमत्कार में विश्वास करना चाहता था। अब मुल्ला ने सोचा, अब आखिरी वार करना चाहिए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और घोषणा की, मैं आज तुम्हें वो रहस्य दूंगा जिससे बिना मेहनत के जीवन भर अमीर रह सकते हो, लेकिन इसके लिए 100 चांदी के सिक्के लगेंगे। गांव के अमीर, व्यापारी, साहूकार सब लालच में आ गए। उन्होंने जल्दी से सिक्के इकट्ठे कर मुल्ला को दे दिए। मुल्ला ने सबको एक बड़ा बस्ता थमाया, जिसमें कुछ पत्थर और कुछ खाली कागज थे। सब लोग चौंक गए। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, मुल्ला, ये क्या मजाक है? मुल्ला ने बड़े आराम से कहा, यह मजाक नहीं है, यही असली रहस्य है। पत्थर बताता है, मेहनत करो, रास्ते की कठिनाइयों को झेलो। खाली कागज बताता है, अपनी किस्मत खुद लिखो। जो पत्थर और कागज का मतलब समझेगा वही बिना मेहनत के अमीर बनेगा, क्योंकि अक्ल लगाना भी
तो मेहनत से बचने का तरीका है। गांव वाले पहले तो गुस्साए, फिर सोचने लगे। बात तो गहरी थी। मुल्ला ने जो सिक्के बटोरे थे वे अब उसके पास सुरक्षित थे, और गांव वाले चुपचाप अपने अपने घर चले गए, माथा ठोकते हुए। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। गधा भी हिनहिना कर खुश हो रहा था, जैसे कह रहा हो, मालिक, आपने फिर बाजी मार ली। मुल्ला ने गधे के कान में फुसफुसाया, मेहनत मेहनत तो दूसरों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ दिमाग ही काफी है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना हाथ पैर हिलाए केवल अपनी चतुराई से अमीरी हासिल कर ली, एक बार फिर साबित करते हुए कि किस्मत उनकी होती है जो सोचते हैं, काम करते नहीं। कहानी 4। गांव के हर नुक्कड़ पर चर्चा थी। मुल्ला नसीरुद्दीन की भतीजी की शादी है। ढोलन गाड़ों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। रंगीन कपड़े, मिठाइयों की महक और आमंत्रण की खुशी हर चेहरे पर साफ दिखती थी। लेकिन एक समस्या थी, बिन बुलाए मेहमान। गांव भर में, पास के गांवों में और यहां तक कि दूर के कस्बों में भी खबर फैल गई थी, मुल्ला की शादी है, चलो खाते हैं, मजे करते हैं। कोई दूर का रिश्तेदार बनकर आ रहा था, कोई बचपन का दोस्त, कोई दूधवाले का भतीजा, तो कोई रास्ते का साथी बनकर घुस रहा था। मुल्ला देख रहा था, शादी का मंडप भरता जा रहा था, मेहमानों की गिनती बढ़ती जा रही थी, मिठाइयां कम पड़ने लगी थी, खाना आधे में ही खत्म होने की नौबत आ गई थी। मुल्ला ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी नाक भी कटेगी और जेब भी फटेगी। लेकिन मुल्ला था तो आखिर मुल्ला। उसने तय कर लिया, इन बिन बुलाए मेहमानों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रात को जब सारे मेहमान सो गए, मुल्ला अपने चंद भरोसेमंद दोस्तों के साथ एक कोने में बैठा। धीरे धीरे बातें होने लगी। ऐसा कुछ करना होगा कि बिना बोले सब भाग जाए। हां, लेकिन कैसे? अगर हम सीधे कहेंगे कि तुम बिन बुलाए आए हो तो लड़ाई हो जाएगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी मशहूर टेढ़ी मुस्कान दिखाई और कहा, डर बनाओ। डर? सब चौंक पड़े। डर? हां, ऐसा डर जो उनके होश उड़ा दे और उन्हें खुद ही भागने पर मजबूर कर दे। फिर पूरी रात मुल्ला ने एक जबरदस्त योजना तैयार की। सुबह का सूरज निकला, शहनाइयां बज रही थी, दुल्हन तैयार हो रही थी, बारात आने वाली थी, सारा माहौल उल्लास से भरा था। लेकिन दूसरी तरफ मुल्ला ने अपने कुछ खास लोगों को अलग अलग भूमिका सौंप दी थी। कोई अजीब सी फुसफुसाहट फैलाएगा, कोई डरावने किस्से सुनाएगा, कोई अजीब हरकतें करेगा और कोई सीधे इशारा करेगा कि खतरा मंडरा रहा है, और सबसे बड़ा धमाका खुद मुल्ला करेगा। सबसे पहले मुल्ला के चेला शेखू ने भीड़ में कानाफूसी शुरू की। सुना तुमने? आज रात कुछ अजीब होने वाला है। दूसरा साथी भोलू आकर बोला, किसी को बताना मत। लेकिन कल रात इसी मंडप के पास एक भूखा भूत देखा गया था। तीसरा साथी रज्जाक एकदम गंभीरता से बोला, उसने कहा है, जो बिना बुलाए आएगा उसे वो उठा ले जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। कुछ मेहमान एक दूसरे से पूछने लगे, तुम्हारा बुलावा आया था? अरे वो, मैं तो समझा कि सबको आना है। नहीं भाई, मुझे तो साफ बुलावा आया था। अरे नहीं, मेरा तो बस। वैसे ही लोग असमंजस में पड़ने लगे। शाम को ठीक जैसे ही बारात गांव में पहुंचने वाली थी, मुल्ला ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने माइक उठाया और बड़े जोश से ऐलान किया, सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सुनिए, एक खास बात, आज की रात सिर्फ उन्हीं का स्वागत होगा जिनके पास हमारा खास निशान है, लाल धागा बांधा हुआ है। बाकी अगर कोई बिना बुलाए आया है तो उससे हमारा कोई जिम्मा नहीं। सारे मेहमान अपने हाथ देखने लगे। लाल धागा? कहाँ है लाल धागा? जिन्हें निमंत्रण मिला था उन्हें पहले से धागा बांधा गया था,
लेकिन बिन बुलाए आने वालों के हाथ खाली थे। भीड़ में बेचैनी फैल गई। कुछ ने अपने रुमाल से हाथ बांधने की कोशिश की, कुछ ने गमछा लपेटा, लेकिन मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में फिर ऐलान कर दिया, नकली धागे वालों से भूत सबसे पहले निपटेगा। अब तो हड़कंप मच गया। बिन बुलाए मेहमानों के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी को पेट में दर्द याद आ गया, कोई अपनी दादी की तबीयत का बहाना बनाने लगा, कुछ तो खाने के बीच से उठकर भागने लगे। एक साहब तो पकौड़ी मुंह में भरकर बाहर दौड़ पड़े। एक महिला चुपके से अपनी चप्पल उठाकर भीड़ में गायब हो गई। कुछ लोग तो इतने डर गए कि शादी की जगह श्मशान का रास्ता पकड़ लिया। मुल्ला छिपकर ये सब देख रहा था और पेट पकड़कर हंस रहा था। मुल्ला ने आखिरी ऐलान किया, जो मेहमान सच में आमंत्रित है वही निश्चिंत होकर खाएं पिए, बाकी के लिए भूत का बुलावा तैयार है। अब जिनके पास लाल धागा था वो आराम से खाने लगे। बाकी गांव भर में अजीब अजीब किस्से बनते रहे। अरे भाई, उस शादी में तो भूत पकड़ने आ गया था, मैं तो बाल बाल बचा। मुल्ला के यहां तो सच में जादू टोना हो रहा था। रात को शादी धूमधाम से निपटी। असली मेहमानों के लिए भरपूर खाना बचा। सब खुश थे। दुल्हन की विदाई भी बड़ी ही सुंदर तरीके से हुई। गांव भर में मुल्ला की समझदारी की तारीफ होने लगी। अगले दिन गांव के चौराहे पर मुल्ला बैठा था। दो चार बचे हुए बिन बुलाए मेहमान शर्म से झुके सिर के साथ आकर बोले, मुल्ला भाई, माफ कर देना, भूख के मारे चले आए थे। मुल्ला हंसते हुए बोला, भाई, भूख लगने पर तो मैं भी आता, पर डर लगने पर भागना जरूरी था, वरना असली भूखे तो भूत होते हैं। सब ठाका मारकर हंस पड़े और इस तरह मुल्ला ने बिना लड़ाई झगड़ा किए बिन बुलाए मेहमानों को ऐसा मजेदार सबक सिखाया कि सब भाग खड़े हुए। कहानी 5। शहर का मुख्य बाजार चहल पहल से भरा था। हर तरफ दुकानें, गपशप, बच्चों की शरारतें, और उसी भीड़ में 3 अलग अलग दिशा से आए 3 लोग मिलते हैं। इन तीनों की एक खास बात थी। तीनों अपने अपने इलाकों में खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे, लेकिन सच्चाई ये थी, तीनों ही मूर्खता में भी अद्वितीय थे। उनके नाम थे गफूर, शौकत और बस्सी। गफूर, मुझे तो खगोल शास्त्र आता है, चांद किस दिन निकलता है मैं बता सकता हूं। शौकत, खगोल शास्त्र क्या चीज है, असली विद्वान तो मैं हूं, मैं तो जानवरों की भाषा भी समझ लेता हूं। बस्सी, हां, तुम दोनों मूर्ख हो। असली ज्ञानी वो होता है जो बिना कुछ जाने भी सबको मूर्ख बना दे, जैसे मैं। तीनों हंसते हंसते एक दूसरे पर तर्क करने लगे। इत्तेफाक से पास से गुजरते एक मंत्री ने उनकी बहस सुनी। मंत्री मुस्कुराए और बोले, अगर तुम तीनों इतने ज्ञानी हो तो क्यों न बादशाह अकबर के दरबार में अपनी विद्वता दिखाओ। तीनों खुशी खुशी तैयार हो गए। अगले दिन दरबार में तीनों मूर्ख पहुंचे। पगड़ी टेढ़ी, कपड़े उलझे हुए, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। बादशाह ने उन्हें देखा और पूछा, कहो, किस कारण आए हो? गफूर बोला, हुजूर, हम तीनों ज्ञानी हैं, हमें अपनी विद्वता साबित करने का मौका चाहिए। बादशाह मुस्कुराए और बोले, अगर तुम लोग वाकई ज्ञानी हो तो मुल्ला नसीरुद्दीन से बहस करो, अगर उसे हराया तो इनाम मिलेगा। तीनों खुशी से उछल पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में आए। कंधे पर पुराना झोला, सिर पर टेढ़ी टोपी, हंसी दबाए हुए उन्होंने तीनों को देखा और बोले, कहो भाइयों, किस विषय पर बहस करनी है? गफूर बोला, हम जानना चाहते हैं, सबसे महान ज्ञान कौन सा है? शौकत चिल्लाया, और सबसे बुद्धिमान कौन? बस्सी ने ठहाका लगाया, और सबसे आसान काम क्या है? तीनों एक साथ चिल्ला रहे थे। कोई अपना सवाल सबसे पहले कहलवाना चाहता था। दरबार का माहौल बच्चों के झगड़े जैसा हो गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, शांति, एक एक कर सवाल पूछो। पहला सवाल, सबसे महान ज्ञान। गफूर ने सवाल किया, मुल्ला, बताओ,
सबसे महान ज्ञान क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सबसे महान ज्ञान वह है जो आपको यह सिखाए कि आप कितना अज्ञानी हैं। गफूर चुप। उसने सोचा, अगर मैं मानूं कि मैं अज्ञानी हूं तो मेरी विद्वता का क्या? वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा। शौकत ने पूछा, तो बताओ, सबसे बुद्धिमान कौन है? मुल्ला बोले, सबसे बुद्धिमान वो है जो ये मान ले कि हर कोई उससे कुछ न कुछ बेहतर जानता है। शौकत भी चुप। उसे लगा, अगर मैं मान लूं कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं तो मेरी महत्ता खत्म हो जाएगी। बस्सी ने ठहाका लगाया और बोला, चलो बताओ, सबसे आसान काम क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें बंद की और कहा, सबसे आसान काम है दूसरों पर हंसना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है खुद पर हंसना। बस्सी का चेहरा लाल हो गया। तीनों मूर्ख एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे एक ही इंसान ने 3 अलग अलग सवालों का इतना सीधा और गहरा उत्तर दे दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने मुल्ला को देखते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुमने तो तीनों को एक ही वार में शांत कर दिया। लेकिन गफूर, शौकत और बस्सी चुप बैठने वाले नहीं थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, हम हार नहीं मानेंगे। कल दरबार में दोबारा आएंगे और मुल्ला को ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें वो खुद फंस जाएगा। अगले दिन तीनों मूर्ख एक नई योजना बनाकर दरबार में लौटते हैं। उनके चेहरे पर चालाकी की मुस्कान है, लेकिन क्या वे मुल्ला को मात दे पाएंगे या मुल्ला फिर से अपनी चतुराई से उन्हें हराएंगे? जारी रहेगा अगले एपिसोड में। अगला दिन आया। बादशाह अकबर के दरबार में एक अलग ही माहौल था। कल की घटना की चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने 3 विद्वानों को एक ही जवाब में चुप करा दिया। दरबारियों में भी उत्सुकता थी कि आज क्या होगा। गफूर, शौकत और बस्सी तीनों मूर्ख आज फिर दरबार पहुंचे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर अजीब सा आत्मविश्वास था। वे कोई चालाकी से भरा सवाल लेकर आए थे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने तय किया था, इस बार हम ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें सही या गलत कोई जवाब ही ना हो। चाहे मुल्ला जो भी बोले, हम उसे गलत साबित कर देंगे। गफूर बोला, हम पूछेंगे, क्या ब्रह्मांड के पार भी कुछ है? शौकत बोला, अगर मुल्ला बोले हां तो हम पूछेंगे, कैसे साबित करोगे? बस्सी चहका, अगर बोले नहीं तो कहेंगे, तुम कैसे जान सकते हो? तीनों हंसते हंसते दरबार पहुंचे। दरबार में सब लोग पहले से मौजूद थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी पुरानी टोपी पहनकर एक किनारे मुस्कुरा रहे थे। बादशाह ने आदेश दिया, शुरू करो अपनी बहस। देखना चाहता हूं आज क्या कमाल करते हो। गफूर आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, मुल्ला, क्या ब्रह्मांड के पार भी कुछ है या नहीं? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी दरबारी उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूं, हां, ब्रह्मांड के पार कुछ है, तो तुम मुझसे सबूत मांगोगे। अगर मैं कहूं, नहीं, वहां कुछ नहीं, तो भी तुम मुझसे सबूत मांगोगे। इसलिए पहले यह तय करो, तुम सच में जवाब चाहते हो या बहस करना चाहते हो? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तीनों मूर्ख एक पल को चुप हो गए। बस्सी फुसफुसाया, ये चालाकी कर रहा है, असली जवाब नहीं दे रहा। शौकत आगे बढ़ा और दूसरा सवाल दागा, मुल्ला, ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है, मैं सब कुछ जानता हूं। तीनों फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये जवाब तो उन पर ही सीधा प्रहार था। पूरा दरबार फिर से ठहाकों में डूब गया। अब गफूर चिल्लाया, मुल्ला, तुम हर बार जवाब से बचते हो, हम असली जवाब चाहते हैं। मुल्ला गंभीर होकर बोले, ठीक है, तो एक शर्त पर, तुम तीनों को भी एक एक सवाल का जवाब देना होगा। तीनों बोले, ठीक है, पूछो। मुल्ला ने गफूर से पूछा, अगर तुम खगोल शास्त्र जानते हो तो बताओ, चांद पर कितने गड्ढे हैं?
गफूर हक्का बक्का रह गया। वो कुछ भी जवाब नहीं दे सका। मुल्ला फिर शौकत से बोले, अगर तुम जानवरों की भाषा समझते हो तो अभी बताओ, ये दरबारी बिल्ली क्या कह रही है? शौकत ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने भी उसे घूरा। शौकत कुछ भी नहीं समझ पाया। फिर मुल्ला बस्सी की तरफ मुड़े, अगर तुम सबसे बड़ा ज्ञानी हो तो ये बताओ, जब हवा नहीं चलती तो ध्वनि कहा जाती है? बस्सी भी चुप। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह भी हंसते हंसते कुर्सी से लगभग गिर पड़े। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने आज भी अपनी बुद्धि से इन्हें परास्त कर दिया। तीनों मूर्ख शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। मुल्ला की अंतिम सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप हर सवाल का जवाब दे सकें। असली ज्ञान ये है कि आप स्वीकार करें कि कुछ बातें आप नहीं जानते, और जो ये मानता है वही असली ज्ञानी है। बादशाह ने ताली बजाई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीनों मूर्ख शर्मिंदा होकर दरबार से बाहर चले गए। लेकिन अब उनके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि एक नई सीख की हल्की सी चमक थी। जैसे ही तीनों बाहर निकले, मुल्ला ने पीछे से हंसते हुए कहा, अगर अगली बार फिर आओ तो साथ में दिमाग भी ले आना। पूरा दरबार फिर से हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। शहर के सबसे बड़े और भव्य दरबार में, जहां दूर दूर से विद्वान, मंत्री और हाकिम आया करते थे, वहां एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, हमारा दरबार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां का हर विद्वान हर सवाल का जवाब जानता है। गर्व से उसकी आवाज गूंज रही थी। सभी दरबारी सिर ऊंचा करके बैठे थे, जैसे वो सचमुच दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हों। लेकिन तभी दरबार के एक कोने से धीमे कदमों की आवाज आई। सर पर फटा हुआ टोपी, एक पुरानी चादर ओढ़े, चप्पल घसीटता हुआ एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। ये और कोई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन थे। दरबारियों ने हंसी दबाई। किसी ने फुसफुसाया, अरे ये फटीचर यहां कैसे आ गया? किसी ने ताना मारा, दरबार में भीख मांगने आए हो क्या? मुल्ला मुस्कुराए, धीरे से बोले, न मैं भीख मांगने आया हूं, न लड़ने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं। बादशाह ने रुचि ली। वो बोले, अच्छा, सवाल पूछना चाहते हो? पूछो, हमारे विद्वान जवाब देंगे। मुल्ला ने सिर झुकाया और बोला, लेकिन हुजूर, शर्त है, अगर कोई विद्वान जवाब न दे पाया तो उसे अपना ताज उतारकर मुझे सौंपना होगा। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। वाह, ये फटेहाल आदमी सपने देख रहा है। बादशाह ने भी मुस्कुराते हुए इजाजत दी। ठीक है, अगर तुम्हारा सवाल दरबार को हिला सका, हम ताज भी देख लेंगे। मुल्ला ने आगे बढ़कर सवाल पूछा, अगर जवाब दिया जाए तो भी मैं जीतूं, अगर जवाब न दिया जाए तो भी मैं जीतूं। बताइए कैसे? पूरा दरबार सन्न। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विद्वान नंबर 1, जिन्हें ज्ञान रत्न कहा जाता था, उन्होंने माथे पर बल डाला, सोचने लगे। फिर बोले, अगर हम जवाब देंगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, यही जीत है? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं हुजूर, गलत। दूसरा विद्वान, तर्क शिरोमणि, वो बोला, अगर हम चुप रहे तो तुम मानोगे कि हम हार गए और ये तुम्हारी जीत होगी। मुल्ला फिर मुस्कुराए, आधा सही, आधा गलत। अब दरबारियों के चेहरे से मुस्कान गायब थी। सभी गंभीर हो चुके थे। तीसरे विद्वान, जो सबसे बड़े तर्कशास्त्री थे, बोले, कृपया सवाल को दोहराइए। मुल्ला फिर बोले, अगर जवाब दिया जाए तो भी मैं जीतूं, अगर जवाब न दिया जाए तो भी मैं जीतूं। क्यों? एक दरबारी चुपके से दूसरे से बोला, लगता है इस बार पसीना विद्वानों को आ रहा है, मुल्ला को नहीं। बादशाह ने स्वयं हस्तक्षेप किया। वो बोले, अच्छा मुल्ला, हम मानते हैं
ये सवाल कठिन है, पर इसका सही उत्तर तो तुम ही जानते हो, तो बताओ। मुल्ला झुके और बोले, हुजूर, अगर कोई विद्वान मेरे सवाल का जवाब देता है तो इसका मतलब होगा कि मैंने इतना अनोखा सवाल पूछा जिसकी वजह से मुझे दरबार में पूछने का मौका मिला। ये मेरी जीत होगी। और अगर कोई जवाब न दे पाए तो दरबार की सबसे बड़ी सभा मेरे सवाल के सामने चुप हो गई। ये भी मेरी जीत होगी। सभी दरबारी चुप। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, सचमुच इस फकीर के पास बुद्धि का खजाना है। हमारा दरबार भी चौंका है और यही इस सवाल की जीत है। उस दिन के बाद से मुल्ला को दरबार में ज्ञान रत्न का पद मिला, लेकिन मुल्ला ने वो ताज ठुकरा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का असली ताज सिर पर नहीं, दिल में होता है। बादशाह ने उनकी बात का आदर करते हुए मुल्ला को दरबार का प्रमुख सलाहकार बना दिया। सही सवाल सही समय पर तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। मुल्ला ने ये बात उस दिन सारे जहां को सिखा दी। पहले सवाल के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की चर्चा पूरे शहर में फैल गई थी। गली गली में लोग कहते, वो आदमी जिसने दरबार के सबसे बड़े विद्वानों को चुप करा दिया। बादशाह भी मुल्ला से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने फैसला किया, अब हम मुल्ला की परीक्षा फिर से लेंगे, लेकिन इस बार चुनौती और कठिन होगी। अगले शुक्रवार दरबार को सजाया गया। सभी दरबारी, विद्वान, हाकिम और नगर के प्रसिद्ध लोग बुलाए गए। बादशाह ने ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन को आज एक नई चुनौती दी जाएगी। अगर वो इसे पार कर गए तो हम उन्हें दरबार का सर्वोच्च सम्मान देंगे। मुल्ला मुस्कुराते हुए आए। वही फटी टोपी, वही चप्पलें, वही चाल, लेकिन आंखों में वही चमक। बादशाह बोले, मुल्ला, इस बार तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा। हर सवाल पहले से कठिन होगा। हर सवाल का जवाब तर्क और बुद्धि से देना होगा, मजाक से नहीं। तैयार हो? मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल हुजूर। सवालों से डरता तो नसीरुद्दीन न कहलाता। पूरा दरबार हल्के ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, बताओ, असली अमीर कौन है? वह जिसके पास सोना चांदी है या वह जिसके पास ज्ञान है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली अमीर वह है जिसे किसी भी चीज की कमी महसूस न हो, फिर चाहे उसके पास धन हो या ज्ञान। दरबार में तालियां। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक जवाब है, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। बादशाह ने अगला सवाल फेंका। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरा दरबार चुप था। यह आसान सवाल नहीं था। मुल्ला ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, हुजूर, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं हमेशा खुश हूं। हर आदमी के भीतर कोई न कोई दर्द छुपा है, लेकिन वो बाहर से मुस्कुराता है। यही सबसे बड़ा झूठ है। ये जवाब दिल को छू गया। कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। बादशाह अब भी गंभीर थे। वो बोले, बहुत बढ़िया मुल्ला, लेकिन अब आएगा वो सवाल जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। बादशाह ने तीसरा और अंतिम सवाल दागा, मुल्ला, बताओ, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अब दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर व्यक्ति आगे झुककर सुनने लगा। मुल्ला कुछ क्षण सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद को जानना है। पूरे दरबार ने सुना, लेकिन समझा नहीं। एक विद्वान ने पूछा, मुल्ला, खुद को जानना कैसे सबसे मुश्किल हुआ? दूसरों को जानना तो ज्यादा कठिन है। मुल्ला ने शांति से उत्तर दिया, दूसरों को समझना आसान है, क्योंकि हम उन्हें उनके शब्दों और कर्मों से आंकते हैं। लेकिन खुद को पहचानना, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, वो सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बादशाह कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने उठकर मुल्ला को गले लगा लिया। तुमने हमें आज एक ऐसा ज्ञान दिया है
जो कोई सोने के खजाने से भी नहीं खरीद सकता। बादशाह ने आदेश दिया, मुल्ला को दरबार रत्न की उपाधि दी जाए और हर शुक्रवार वो हमें ज्ञान का एक सवाल सिखाएंगे। मुल्ला ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर मैं हर शुक्रवार एक सवाल लाऊंगा तो आप भी हर शुक्रवार एक नई मुस्कान पाएंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन से हर शुक्रवार मुल्ला दरबार में आते। वो एक सवाल लाते, एक उत्तर देते, कभी हंसी के साथ, कभी गहरी सोच के साथ। दरबार अब केवल सत्ता का स्थान नहीं रहा, बल्कि वो ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक बन गया। सही सवालों के बिना सही उत्तर नहीं मिलते और सही उत्तर के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। मुल्ला ने दरबार को सवाल करना सिखाया और खुद को जानने का रास्ता दिखाया। कहानी 7। एक समय की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थे, अपनी समझदारी, चतुराई और हंसमुख स्वभाव के लिए। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनका सोचने का तरीका असाधारण। उनके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। यह घोड़ा गांव में सबसे सुंदर माना जाता था। तेज दौड़ने वाला, मजबूत और सुंदर। गांव वाले अक्सर कहते, मुल्ला, इस घोड़े को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन मुल्ला हर बार मुस्कुराते हुए कहते, ये घोड़ा मेरा दोस्त है, कोई सामान नहीं जिसे बेच दूं। एक दिन सुबह जब मुल्ला उठे तो देखा, घोड़ा अस्तबल में नहीं था। वो हर जगह ढूंढते रहे, खेतों में, जंगल के पास, तालाब के किनारे, लेकिन घोड़ा गायब था। गांव वालों को खबर लगी। वे दौड़े दौड़े आए और बोले, मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया। कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी, अब क्या करोगे? मुल्ला ने शांत भाव से जवाब दिया, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? केवल समय बताएगा। गांव वाले एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। ये मुल्ला भी अजीब है, घोड़ा गया और फिर भी सोचता है, अच्छा हो सकता है। वे सर हिलाकर चले गए। 3 दिन बीते, 3 लंबे दिन बिना घोड़े के। गांव वाले सोचते रहे, अब मुल्ला दुखी होंगे। लेकिन चौथे दिन मुल्ला के घर के सामने अफरातफरी मच गई। गांव के लोग दौड़ते हुए आए, क्योंकि दूर से उन्होंने मुल्ला के घोड़े को आते देखा था। लेकिन घोड़ा अकेला नहीं था, उसके पीछे जंगली घोड़ों का एक झुंड था। पूरा झुंड मुल्ला के अस्तबल के पास आकर रुका। गांव वाले दंग रह गए। मुल्ला, घोड़ा वापस आ गया और साथ में इतने सारे जंगली घोड़े भी ले आया। कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? केवल समय बताएगा। अब मुल्ला के पास कई घोड़े थे। वे उन्हें पालने और प्रशिक्षित करने लगे। मुल्ला का इकलौता बेटा, जो जवान और मजबूत था, घोड़ों को काबू करने में मदद करता था। एक दिन एक जंगली घोड़े को काबू करते समय वो घोड़े से गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। डॉक्टर ने कहा, अब महीनों तक चलना मुश्किल होगा। हो सकता है वो कभी पूरी तरह ठीक ना हो पाए। गांव वाले फिर दौड़े आए। वे बोले, मुल्ला, कितना बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया। अब कौन तुम्हारा काम संभालेगा? मुल्ला ने फिर वही जवाब दिया, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? केवल समय बताएगा। कुछ हफ्ते बाद राजा ने युद्ध का ऐलान किया। गांव-गांव से सैनिक बुलाए जाने लगे। हर घर से जवान बेटों को युद्ध में भेजा गया। गांव में मातम सा माहौल था, क्योंकि सब जानते थे कि युद्ध में शायद ही कोई वापस लौटे। लेकिन मुल्ला का बेटा बच गया, क्योंकि वो घायल था और चल नहीं सकता था। गांव वाले फिर दौड़े आए। मुल्ला, कितनी बड़ी कृपा है, तुम्हारे बेटे का घायल होना वास्तव में वरदान बन गया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कहा था। कौन जानता है कि कुछ अच्छा है या बुरा? केवल समय बताएगा। गांव वाले अब चुप हो गए। वे समझ गए कि किस्मत पर जल्दी जल्दी निर्णय करना मूर्खता है। वे समझ गए कि जीवन में जो भी होता है उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते।
जो आज दुखद लगे वही कल सुखद बन सकता है, और जो आज सुखद लगे वही कल दुखद भी बन सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छे या बुरे की तत्काल व्याख्या नहीं करता। वो धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और समय को अपना काम करने देता है। शाम को मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। उनके पास उनका सुंदर घोड़ा था और पास में जंगली घोड़ों का झुंड चल रहा था। उनका बेटा, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बस धैर्य रखो और भरोसा रखो। जीवन खुद तुम्हें सिखा देगा कि किस्मत का हर खेल तुम्हारे भले के लिए ही होता है। गांव में अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर से ज्ञान का उजाला दूर तक फैल रहा था। शिक्षा, जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। जो आज बुरा लगता है वो भविष्य में अच्छा साबित हो सकता है। धैर्य और समय की समझ ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर परिस्थिति को खुले मन और शांति से स्वीकार करना चाहिए। किस्मत का खेल कभी एकतरफा नहीं होता, वो हमेशा संतुलन बनाता है। कहानी 8। सुबह का समय था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने खस्ताहाल घर में बैठे सोच रहे थे। घर में खाने को कुछ नहीं था, जेब खाली थी और बाजार जाने का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा था। लेकिन मुल्ला के पास था एक ताजा अंडा, बस एक अंडा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कम चीज से बड़ा खेल खेला जाता है और आज मैं ये करके दिखाऊंगा। मुल्ला ने अंडा लेकर बाजार की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्हें चाय वाला मिला। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, चाय पीने का मन कर रहा है पर जेब खाली है। ये ताजा अंडा दूं? एक प्याली गरम चाय मिल जाएगी? चाय वाला पहले तो हंसा, फिर बोला, ठीक है मुल्ला, एक अंडा, एक प्याली चाय। मुल्ला ने अंडा दे दिया और गरम चाय पी ली। चाय पीते हुए मुल्ला बोले, अब देखना, यही चाय मुझे करोड़पति बना सकती है। चाय वाला ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे क्या पता था, मुल्ला वाकई कुछ कर गुजरेंगे। चाय पीने के बाद मुल्ला ने चाय वाले से कहा, भाई, इस प्याले में जो बचा है वो थोड़ी देर में और भी महंगा बिक सकता है, अगर तुम मेरा साथ दो। चाय वाला हंसते हुए तैयार हो गया। मुल्ला ने प्याली में बची चाय लेकर सामने बर्तन बेचने वाले के पास पहुंचे। बर्तन वाला थका हुआ था, उसे चाय की तलब लगी थी। मुल्ला बोले, ये गरम चाय की आखिरी घूंट है और बदले में मैं तुमसे एक छोटा सा बर्तन चाहता हूं। बर्तन वाला पहले हिचकिचाया, फिर चाय की तलब में हामी भर दी। मुल्ला को एक चमकता छोटा तांबे का बर्तन मिल गया। अब मुल्ला के हाथ में एक तांबे का बर्तन था। वे सीधे गए सब्जी मंडी के मालिक के पास। मुल्ला ने बड़े गर्व से कहा, यह बर्तन दुर्लभ है, जो इसे अपने घर में रखेगा उसके घर धन वर्षा होगी। मंडी वाला, जो अंधविश्वासी था, चौंका। पूछा, सच कहते हो मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए, भला मैं झूठ बोलूं? बस बदले में मुझे तुम्हारी सबसे ताजा टोकरी चाहिए, सब्जियों से भरी हुई। मंडी वाला तुरंत राजी हो गया। मुल्ला के पास अब एक पूरी सब्जी की टोकरी थी। मुल्ला ने सोचा, अब असली खेल शुरू होता है। वो सब्जियों से भरी टोकरी लेकर कसाई के पास पहुंचे। कसाई के पास गोश्त तो था, पर सब्जियां नहीं। मुल्ला बोले, भाई, तुम्हारे ग्राहक गोश्त के साथ सब्जियां भी मांगते हैं, क्यों ना हम सौदा करें? कसाई ने सोचा, बात तो सही है। उसने बदले में मुल्ला को आधा किलो बढ़िया गोश्त दे दिया। अब मुल्ला के पास बढ़िया गोश्त था। मुल्ला गोश्त लेकर सीधे सुनार की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, बड़े भाई, गोश्त से बढ़िया कोई तोहफा नहीं। जो सोना लेगा, अगर वो गोश्त भी देगा तो सोने में सुगंध आ जाएगी। सुनार हंस पड़ा। मुल्ला ने उसे अच्छी तरह फुसला लिया। सुनार ने एक छोटा चांदी का कड़ा मुल्ला को दे दिया।
गोश्त के बदले। अब मुल्ला ने वही चांदी का कड़ा उठाया और महाजन सेठ के पास पहुंचे। सेठ कड़ी धूप में पसीने से तरबतर था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, चांदी से पसीना रोकने का इलाज है। ये कड़ा पहन लीजिए और देखिए चमत्कार। सेठ तो वैसे ही ताबीज और चमत्कारों पर यकीन करता था। उसने कहा, कहते हो तो ले लूंगा मुल्ला। बदले में क्या चाहिए? मुल्ला बोले, सेठ जी, आपके गोदाम की चाबी कुछ देर के लिए चाहिए। सेठ को मजाक लगा, लेकिन उसने सोचा, अरे मुल्ला का क्या ही कर लेगा। उसने चाबी दे दी। अब मुल्ला के हाथ में गोदाम की चाबी थी। उसने गोदाम में से कुछ अनाज, कुछ कपड़े, कुछ सामान निकालकर छोटे दुकानदारों को दिखाना शुरू किया। मुल्ला ने सबको कहा, देखो, सेठ जी ने ये सारा सामान मुझे दे दिया है। मैं इसे बेच रहा हूं। जो जो लेगा उसका भविष्य चमक उठेगा। लोगों ने विश्वास कर लिया। आखिर मुल्ला का नाम ही काफी था। धीरे धीरे मुल्ला ने सारा सामान छोटी छोटी चीजों के बदले में बांट दिया। कुछ ने सब्जियां दी, कुछ ने मिठाइयां, कुछ ने अपने पुराने बर्तन, कुछ ने पैसे दिए। धीरे धीरे मुल्ला के पास पूरा बाजार एकत्र हो गया, खाने से लेकर पहनने तक। सेठ जब लौटा तो देखा गोदाम खाली। वो दौड़कर मुल्ला के पास पहुंचा। गुस्से में बोला, मुल्ला, तुमने मेरा सब सामान बेच डाला। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, सौदा तो तय था। आपने खुद चाबी दी थी। अब सौदा सौदा होता है। बाजार के सारे लोग जमा हो गए। सेठ कुछ कर नहीं सका। अगर वो पुलिस बुलाता तो उसकी बेवकूफी सबके सामने उजागर हो जाती। सेठ शर्म से चुप हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, जिसके पास अकल हो वो अंडे से भी बाजार खरीद सकता है, और जिसके पास अकल न हो वो सोने के गोदाम में भी भूखा मर सकता है। सारा बाजार हंसी से गूंज उठा। मुल्ला नसीरुद्दीन विजयी मुद्रा में सबको देखकर मुस्कुराते रहे। आज उन्होंने फिर से साबित कर दिया था कि दिमाग और हिम्मत हो तो एक छोटा सा अंडा भी करोड़ों का सौदा बन सकता है। तो दोस्तों, सीख मिलती है। बड़ी चीजें नहीं, बड़ी सोच इंसान को अमीर बनाती है। सोचो, समझो और चालाकी से काम करो, क्योंकि एक अंडा भी तुम्हें बादशाह बना सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। कहानी 9। कड़कती धूप थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्यारे गधे चांदू को लिए जा रहे थे। गधा भी मुल्ला की तरह ही अजीब था। जितना प्यारा दिखता उतना ही जिद्दी भी। मुल्ला बोले, चांदू, इस गांव के लोगों को तो कोई समझा नहीं सकता। सोच रहा हूं बादशाह के दरबार में जाकर कुछ कमाल दिखाऊं। क्या कहता है? गधा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, जा मुल्ला, अब तेरी ही कमी रह गई है दरबार में। मुल्ला ने हंसते हुए गधे के कान खुजाए। तू चिंता मत कर, जहां तू है वहां अक्ल की कमी नहीं हो सकती। इसी दौरान पूरे राज्य में ऐलान हुआ, बादशाह सलामत एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो सबसे अनोखा सवाल पूछेगा और सबसे बुद्धिमान जवाब देगा उसे सोने का हार मिलेगा और दरबारी पद मिलेगा। गांव के लोग बोले, मुल्ला, तू ही जा, तेरी बातें तो गधे भी समझ नहीं पाते। मुल्ला ने ठहाका लगाया, तो फिर इंसानों का क्या ही होगा। मुल्ला की तैयारी, गधे से बातचीत। रात भर मुल्ला अपने गधे के साथ सोचते रहे। मुल्ला ने पूछा, चांदू, कैसा सवाल पूछूं? गधा चुपचाप घास चबाता रहा। मुल्ला फिर बोला, ऐसा सवाल जो सबकी बोलती बंद कर दे, जो सीधा दिल में चुभ जाए। गधा अचानक जोर से ढेंचू कर उठा। मुल्ला चमक उठे। बस, मिल गया जवाब। जब कोई बोल नहीं सकता तब ढेंचू ही सबसे अच्छा जवाब होता है। अगली सुबह मुल्ला गधे के साथ दरबार पहुंचे। चारों ओर विद्वानों, मंत्रियों और राजकुमारों की भीड़ थी। सबने चमचमाते कपड़े पहन रखे थे। मुल्ला पुराने फटे हुए कपड़े
और साथ में गधा। सब हंस पड़े। ये भी आया है प्रतियोगिता में गधे के साथ। मुल्ला मुस्कुराए। देखना, गधा ही तुम्हें हराएगा। बादशाह सिंहासन पर बैठे बोले, जो सबसे अनोखा सवाल पूछेगा वो जीतेगा। तैयार हो जाओ। विद्वान एक एक करके आए। सवाल बड़े कठिन थे। आकाश कितना ऊंचा है, समुंदर कितना गहरा है, सपने कहा जाते हैं, लेकिन हर सवाल का कोई न कोई जवाब आ ही जाता। बादशाह बोले, कोई ऐसा सवाल लाओ जो सबको चुप कर दे। अब मुल्ला उठे, गधे की रस्सी थामे हुए दरबार के बीच में आए। सब हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला बोले, जहां पनाह, मेरा सवाल यह है। पूरे दरबार में सन्नाटा। मुल्ला ने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा। गधा एक बार ढेंचू कर बोला। मुल्ला बोले, गधे ने सवाल पूछ लिया है, अब जवाब दीजिए। पूरा दरबार चौंक गया। गधा, सवाल? बादशाह मुस्कुराए। तो बताओ, सवाल क्या था? मुल्ला बोले, जहां पनाह, सवाल वही है जो गधे ने पूछा। आप सुनिए और समझिए। अगर नहीं समझ सके तो हार मानिए। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। गधे का ढेंचू एक रहस्यमयी प्रश्न बन गया था। एक दरबारी चिल्लाया, ये तो मजाक है। मुल्ला बोले, बिल्कुल नहीं। हर आवाज में एक अर्थ होता है। जिसे समझ नहीं आया वही हार गया। राजा ने गंभीरता से सोचा, फिर बोले, मुल्ला, बताओ इस सवाल का असली अर्थ क्या है? मुल्ला मुस्कुराए। जहां पनाह, गधे का सवाल था, तुम सब सच में समझदार हो या बस ढोंग कर रहे हो? जो भी ढेंचू को बेकार की आवाज समझेगा वो असली बुद्धिमान नहीं। बादशाह ठहाका मारकर हंसे। वाह, कमाल कर दिया मुल्ला। बादशाह ने उठकर खुद मुल्ला को सोने का हार पहनाया। घोषणा की, आज से मुल्ला नसीरुद्दीन हमारे दरबार के महामूर्ख और महामान्य बुद्धिमान दोनों कहलाएंगे। दरबारी झेमते रहे। गधा भी दरबार के बीच में मस्ती से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला ने जाते जाते कहा, जो हर आवाज को ध्यान से सुने, हर प्रश्न को गहराई से समझे, वही असली बुद्धिमान है। और जो बस दिखावे पर चलता है वो गधे से भी गया गुजरा है। गधा और मुल्ला दोनों मस्त चाल से दरबार से निकले। पीछे दरबार में सब सोचते रहे, शायद सबसे बड़ी अक्ल सादगी में ही छुपी है। कहानी 10। किस्सा उस समय का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव खुशबू नगर में रहता था। ये गांव बहुत प्यारा था, लेकिन वहां के लोग थोड़े स्वार्थी और लालची भी थे। हर किसी का ध्यान बस अपने फायदे पर रहता था। मुल्ला नसीरुद्दीन का हाल अलग था। वो दिल से दरियादिल था, लेकिन हालात से मजबूर। उसका गधा बूढ़ा हो चला था और रोजी रोटी के लाले पड़े थे। एक दिन मुल्ला के घर दूध खत्म हो गया। गर्मी के दिन थे और मुल्ला का गला सूख रहा था। सोचने लगा, दूध नहीं है तो अब क्या करूं? बाजार तो दूर है और मेरे पास पैसे भी नहीं। तभी उसे याद आया कि उसके पड़ोसी अकबर मियां के पास तो 2 गायें और अकबर मियां तो दूध बेचते भी हैं। मुल्ला ने सोचा, चलो उधारी सही दूध ले आता हूं, बाद में चुका दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन अकबर मियां के घर गया। सर झुकाकर मुस्कुराकर बोला, अकबर भाई, थोड़े दूध की जरूरत है, उधार दे दीजिए, जल्दी चुका दूंगा। अकबर मियां ने ऊपर से नीचे तक मुल्ला को देखा। थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन देखना उधारी में देर मत करना। मुल्ला ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। अकबर मियां ने एक बड़ा लोटा भरकर दूध दे दिया। अब घर लौटते हुए मुल्ला सोचने लगा, सिर्फ दूध पीकर तो जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन उधारी कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसी सोच में डूबे डूबे एक आइडिया उसके दिमाग में बिजली की तरह चमका। उसने सोचा, अगर मैं इस दूध से मक्खन बना लूं और उसे बेचूं, तो पैसे भी मिलेंगे और उधारी भी चुक जाएगी। बस फिर क्या था,
मुल्ला ने तुरंत काम पर लगने का फैसला किया। मुल्ला ने दूध को उबाला, फिर उसे ठंडा किया, फिर खूब मेहनत से दूध को मथा मथा और मथा। थोड़ी ही देर में मक्खन का बड़ा गोला तैयार हो गया। चमचमाता, ताजगी से भरा मक्खन देखकर मुल्ला की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से गाया, मुल्ला बना व्यापारी, दूध से कमाए कमाई भारी। मुल्ला ने मक्खन को साफ सुथरी पत्तियों में लपेटा, फिर अपने गधे के ऊपर एक छोटी सी टोकरी बांधी और मक्खन लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, सही दाम पर बिक गया तो बस मजा आ जाएगा। गांव का बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। कहीं सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, कहीं मिठाई वाले रसगुल्ले दिखा रहे थे, कहीं बर्तन वाले बर्तन चमका रहे थे। मुल्ला ने एक कोने में अपनी दुकान लगाई। एक पत्थर पर बैठकर आवाज लगाने लगा, ताजा मक्खन, ताजा मक्खन, गाय के दूध से बना एकदम बढ़िया मक्खन। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पहला ग्राहक आया। एक बूढ़ा किसान जो मक्खन के बड़े शौकीन थे। उन्होंने पूछा, कितने का मक्खन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 4 चांदी के सिक्के। बूढ़े किसान ने मक्खन का गोला हाथ में लिया, सूंघा और खुशी खुशी पैसे दे दिए। मुल्ला के चेहरे पर पहली कमाई की मुस्कान फैल गई। थोड़ी ही देर में मुल्ला का मक्खन गांव में मशहूर हो गया। हर कोई कहने लगा, अरे मुल्ला का मक्खन तो गजब का स्वादिष्ट है। मुल्ला की बिक्री बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसका सारा मक्खन बिक गया। उसके हाथ में अब अच्छी खासी चांदी चमक रही थी। शाम को घर लौटते समय मुल्ला सीधे अकबर मियां के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर मुस्कुराया और चांदी के सिक्के आगे बढ़ाते हुए कहा, भाईजान, आपका दूध उधार लिया था, ये रहा उसका पूरा हिसाब। अकबर मियां चौंक गया। सोचा था मुल्ला उधारी भूलेगा या टाल मटोल करेगा, लेकिन वो तो पैसे लेकर सामने खड़ा था। अकबर मियां ने पैसे लिए और मुस्कुराकर पूछा, इतनी जल्दी पैसे कहां से आए? मुल्ला ने आंख मारकर जवाब दिया, भाईजान, आपका दूध इतना ताकतवर था कि मैंने उससे मक्खन बनाया और उसे बेचकर ये कमाई कर ली। अकबर मियां हंस पड़ा, लेकिन साथ ही सोच में भी पड़ गया। धीरे धीरे पूरा गांव मुल्ला की चालाकी की चर्चा करने लगा। कोई कहता, देखा कैसे खाली दूध से कमाई कर ली। कोई कहता, अकल हो तो ऐसी, बिना अपना कुछ लगाए मुनाफा कमाया। मुल्ला की इस छोटी सी मासूम चालाकी ने गांव वालों को एक बड़ी सीख दी। अगर थोड़ी समझदारी से काम लो तो छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। जरूरत बस सही सोच और मेहनत की है। याद है ना, मुल्ला ने अपने पड़ोसी अकबर मियां से दूध उधार लिया था, फिर उससे मक्खन बनाकर बाजार में बेच दिया, पैसे कमाए और उधारी भी चुका दी। पूरा गांव मुल्ला की इस मासूम चालाकी की तारीफ करने लगा था। पर कहते हैं ना, जहां नाम होता है वहां जलन भी होती है। गांव के कई लोग, खासकर वही जो खुदगर्ज और चालाक किस्म के थे, मुल्ला की बढ़ती इज्जत देखकर जलने लगे। खासकर सेठ फजलू मियां, जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्हें मुल्ला की बढ़ती शोहरत बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये मुल्ला क्या समझता है, एक दूध के लोटे से तिजारत करेगा? अब देखना हम इसे कैसे नीचा दिखाते हैं। सेठ फजलू ने अपने कुछ चमचों को बुलाया, रामू, शकील और नंदू। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। 1, मुल्ला से ढेर सारा दूध उधार दिलवाना है। 2, फिर बाद में दूध में मिलावट का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना है। 3, पूरा गांव उसके खिलाफ कर देना है। चाल बड़ी सोची समझी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन किस मिट्टी का बना है। अगली सुबह रामू और शकील मुस्कुराते हुए मुल्ला के घर पहुंचे। रामू बोला, मुल्ला भाई, हमने आपका मक्खन खाया, बड़ा मजेदार था। अब हम रोजाना आपसे मक्खन खरीदना चाहते हैं। क्या आप हमें थोड़ा ज्यादा दूध उधार ले जाकर मक्खन बना सकते हैं?
मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी खुजाते हुए सोचा, कुछ गड़बड़ तो है, मगर चलो देखता हूं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं भाईजान, दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, बस दाम वाजिब देने होंगे। रामू और शकील ने अकबर मियां से भी बात की। 10 लोटा दूध उधार लिया, फिर उसे छुपाकर रख दिया। अगले दिन गांव भर में अफवाह फैला दी, अरे मुल्ला नकली मक्खन बना रहा है, दूध में पानी मिलाता है, मक्खन में चिकनाई नहीं है। पूरा गांव हलचल में आ गया। गांव के चौधरी, जो अकबर मियां के खास दोस्त थे, उन्होंने तुरंत पंचायत बुला ली। गांव के बीचों बीच बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक चौक बनाया गया। सब गांव वाले, अकबर मियां, सेठ फजलू, रामू शकील और खुद मुल्ला वहां जमा हो गए। चौधरी ने कठोर आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम पर गंभीर आरोप है कि तुम दूध में मिलावट करते हो और गांव वालों को धोखा देते हो। अपना पक्ष रखो, वरना दंड मिलेगा। पूरा माहौल सनसनीखेज था। सबकी निगाहें मुल्ला पर टिकी थी। मुल्ला ने बहुत धैर्य से सबकी बातें सुनी। फिर उसने अपनी पगड़ी सीधी की, दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, चौधरी साहब, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बस एक छोटी सी शर्त है। चौधरी ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? मुल्ला ने बड़े मासूम चेहरे से कहा, अगर दूध में मिलावट निकली तो मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर दूध में कोई मिलावट न निकले तो आरोप लगाने वालों को भी गांव छोड़ना पड़ेगा। पूरा चौक सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर सोच विचार के बाद चौधरी ने कहा, ठीक है मुल्ला, दूध की जांच होगी। अगर तुम निर्दोष निकले तो आरोप लगाने वालों को सजा मिलेगी। रामू शकील और सेठ फजलू के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुल्ला ने बड़ी चालाकी से कहा, जांच गांव के सबसे भरोसेमंद आदमी से होनी चाहिए। सबने हामी भरी, और सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाने वाले बुजुर्ग गनी चाचा को दूध की जांच का जिम्मा सौंपा गया। गनी चाचा ने दूध का लोटा लिया, सूंघा, स्वाद लिया और फिर हंसते हुए बोले, दूध तो एकदम खालिस है, ना पानी की मिलावट, ना कोई खराबी। गांव में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। रामू, शकील और फजलू मियां के चेहरे झेम से लाल हो गए। अब मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, चौधरी साहब, ये लोग खुद दूध छुपाकर बैठे थे। मैंने तो सिर्फ मक्खन बेचा था। दूध का हिसाब तो अकबर मियां जानते हैं। अकबर मियां ने भी उठकर कहा, हां चौधरी साहब, मुल्ला ने एक पैसा भी दूध में मिलावट नहीं की, मक्खन भी शुद्ध था। चौधरी ने गुस्से में फैसला सुनाया, सेठ फजलू, रामू और शकील, तुम्हें गांव के बाजार में 10 दिन तक झाड़ू लगानी पड़ेगी और सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। गांव वालों ने तालियां बजाई। हर कोई कह रहा था, वाह मुल्ला, तेरी अक्ल को सलाम। मुल्ला मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर से वो जानता था, ईमानदारी और सूझबूझ से ही हर संकट जीता जा सकता है। अब मुल्ला का मक्खन और भी ज्यादा मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से मक्खन खरीदने आने लगे। यहां तक कि आसपास के गांवों में भी मुल्ला के मक्खन की चर्चा होने लगी। सेठ फजलू का व्यापार ठप पड़ गया। सीख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने अनुभव से 2 बातें सीखी। 1, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो। 2, समझदारी से खेला गया एक छोटा कदम बड़े से बड़े षड्यंत्र को ध्वस्त कर सकता है। और गांव वालों ने भी एक सबक सीखा, छलकपट से भले ही कुछ पल की जीत मिल जाए, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान चिरस्थायी होता है। कहानी 11। गर्मी के दिन थे। मुल्ला नसीरुद्दीन दोपहर की तेज धूप में अपना पुराना झोला लटकाए बाजार से लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे पसीने छूट रहे थे, पर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शरारती मुस्कान थी। उसके झोले में कुछ पैसे थे, चांदी के सिक्के, जो उसने पूरे महीने में बचाए थे। सोच रहा था, आज इन पैसों से गधे के लिए अच्छा चारा खरीदूंगा।
और बचा हुआ पैसा जमा करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में मुल्ला एक बगीचे के किनारे थककर बैठ गया। नीम के पेड़ की छाव में झोला पास रखा और खुद सुस्ताने लगा। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा झोला वही पड़ा था, पर हल्का। मुल्ला ने घबराकर झोला पलटा, सिक्के गायब। उसकी आंखें फैल गई, माथे पर पसीना, दिल धक धक करने लगा। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब करे तो क्या करे? पर मुल्ला नसीरुद्दीन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली, पगड़ी ठीक की और खुद से कहा, चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। मुल्ला सीधे चौपाल पहुंचा, गांव के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सुनो, मेरे पैसे जो कोई भी चुरा कर ले गया है, उसके पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। अगर वो पैसे लौटाएगा तो सिर्फ पैसे लौटाने पड़ेंगे, लेकिन अगर कल सुबह तक वापस नहीं किए तो मुझे ब्याज सहित रकम चाहिए होगी। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, मुल्ला तू अपने पैसे खुद खो बैठा और अब ब्याज मांग रहा है। मुल्ला मुस्कुराया, क्यों नहीं, मेरा समय भी तो कीमती है, मेरी मेहनत भी तो खर्च हो रही है। गांव के बच्चे भी उसके पीछे पीछे गाते घूमने लगे। मुल्ला के पैसे खोए, ब्याज भी जोड़ो भैया। पर मुल्ला गंभीर था। वो जानता था चोर सुन रहा होगा और डर भी रहा होगा। मुल्ला ने सोचा, अगर चोर डर गया तो जरूर कुछ करेगा। रात को वो गांव के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक दिया जलाकर बैठ गया। हाथ में तख्ती पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था, आज रात लौटाओ, कल सूद जोड़कर वसूलूंगा। गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। अरे कोई लौटाएगा थोड़े ही, चोर भाग गया होगा। लेकिन कुछ चोरों का गिरोह जो गांव में घूमता था, वो सचमुच घबराने लगा। उनमें से एक, रज्जाक, बोला, अगर मुल्ला ने दरबार में जाकर ऐलान कर दिया तो राजा का सिपाही पकड़ लेगा, मुझ पर शक आ सकता है। दूसरा बोला, चुप रहो, मुल्ला तो मजाक कर रहा है। पर रज्जाक को चैन नहीं आया। वो डरते डरते रात के अंधेरे में मुल्ला के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, मुल्ला भाई, तुम्हारे पैसे मिल गए, मिल गए। मुल्ला ने आंखें तरेरी, अच्छा तो सुबह आकर ब्याज समेत देना। रज्जाक डरकर बोला, अभी लौटा देता हूं, ब्याज भी दूंगा। मुल्ला ने हाथ फैलाया। रज्जाक ने सिक्के लौटाए और साथ में 2 चांदी के सिक्के एक्स्ट्रा भी रखे। ये ब्याज। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए तख्ती नीचे रख दी। लो भाई, आज का धंधा सफल। सुबह हुई। मुल्ला ने चौपाल पर जाकर बड़ी शान से ऐलान कर दिया, मेरे पैसे वापस आ गए हैं और साथ में ब्याज भी। गांव वाले अवाक। सचमुच? कैसे? मुल्ला ने आंख दबाकर कहा। दिमाग से, डराकर। अब गांव में चर्चा फैल गई। मुल्ला ने खुद से पैसे खोए, खुद ही ब्याज कमाया। क्या आदमी है यार। कुछ लोग जलने भी लगे। खलीफा मियां बोले, बड़ा आया दिमागी खिलाड़ी। तो वही कुछ बुजुर्ग बोले, सीख लो बेटा, जहां दिमाग चलता है वहां हार नहीं होती। मुल्ला की चालाकी की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने हुक्म भेजा, मुल्ला को बुलाया जाए। मुल्ला दरबार पहुंचा। सिर पर वही पुरानी पगड़ी, पर चाल में अलग आत्मविश्वास। राजा ने पूछा, मुल्ला, सुना है तुमने अपने खोए हुए पैसे पर ब्याज भी वसूल लिया? मुल्ला मुस्कुराया, हाँ हुजूर, अगर गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास करा दिया जाए तो वो खुद ब खुद नुकसान भरने को तैयार हो जाता है। राजा हंस पड़ा, तुम्हारी अक्ल को सलाम है, बताओ इनाम में क्या चाहिए? मुल्ला झुककर बोला, हुजूर, एक छोटा सा आग्रह है। अगली बार जब कोई अपना नुकसान उठाए तो उसे दिमाग से काटने का मौका भी दिया जाए। राजा ने ठहाका लगाया और मुल्ला को 20 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। गांव लौटते हुए मुल्ला अपने गधे से बातें कर रहा था। देखा गधू भाई, पैसा खोना गलती थी,
लेकिन डर का बिजनेस करना समझदारी थी। गधा जैसे मुस्कुराया हो और धीरे से ढैंचू की आवाज निकाली हो, सहमति में। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह कारनामा अब गांव की चौपालों, यात्राओं और हाट बाजारों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर था। जहां कोई मुश्किल आती, लोग कहते, सोचो भाई, सोचो, मुल्ला वाला दिमाग लगाओ। और मुल्ला, वो तो अब और भी नए नए कारनामों की तैयारी कर रहा था। जहां गधा, चांदी के सिक्के और हंसी का तड़का हमेशा साथ होता।